श्रीवास्तव। देशकाल यानी मौजूदा दौर में भारत के हालचाल की पूरी पड़ताल, भारत के अंदर, भारत के आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देशकाल में हमारी कोशिश रहती है हम आपके लिए उस घटना, उस सूचना को सही से डिकोड करें, उसके हर खास पक्ष को आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का देशकाल। देशकाल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नई बाबरी मस्जिद की, मुर्शिदाबाद में, जिसके निर्माण को लेकर यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक बवाल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी को क्या होगा, ये सवाल पूरे भारत को परेशान कर रहा है। एक बार फिर देश की राजनीति में बाबरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आर पार के हालात बने हुए हैं। एक तरफ बाबर समर्थक मुस्लिम है, दूसरी तरफ बाबर विरोधी हिंदू। पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने की बात कही है, जिसे लेकर तनातनी चरम पर है। दोनों खेमों की अपनी अपनी तैयारी है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 11 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, बंगाल की धरती पर बाबरी के निर्माण का विरोध करेंगे, जिसका संकेत साफ है। भारत की धरती पर अब बाबर का महिमा मंडन नहीं होगा। वहीं हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुस्लिमों को इस खास मौके पर मुर्शिदाबाद आने का आह्वान किया है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक कैसे बाबरी निर्माण को लेकर माहौल गर्म है, बंगाल की तरफ जाने वाले रास्तों पर कैसे भगवा की लहर है, बंगाल और यूपी के चुनावी माहौल में बाबरी के कैसे बड़ा मुद्दा बनने के संकेत मिल रहे हैं, जानेंगे, समझेंगे। देशकाल की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान की, जिसने सोशल बॉन्डिंग पर मोबाइल के बुरे असर पर बहस तेज कर दी। जरा अपने आसपास देखिए, घर में सब साथ बैठे हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। पति मोबाइल में है, पत्नी मोबाइल में है, बच्चे स्क्रीन में खोए हुए हैं, कमरा भरा हुआ है लेकिन बातचीत बिल्कुल खाली है। अब सोचिए, अगर यही हाल मंच पर बैठे किसी मंत्री को दिखे तो वो क्या कहेगा। सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर ये बड़ा सवाल समाज के सामने रख दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने मोबाइल फोन को डिब्बा कहा और खुद को मजाक में डिब्बा मंत्री बता दिया। मजाक मजाक में उन्होंने समाज के लिए एक बड़ी सीख भी सामने रख दी। रिश्ते मोबाइल से नहीं बनते, रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय और अपनेपन का निवेश करना जरूरी होता है। सवाल बड़ा है, क्या मोबाइल सच में हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, हमें करीब ला रहा है, या हमारी सोशल बॉन्डिंग को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? इस पर पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में बात होगी सनातन की सुरक्षा की गारंटी की, जिसकी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म और उसकी ताकत को लेकर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है। साफ शब्दों में कहा है कि अगर सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। साथ ही सीएम योगी ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ भी चेतावनी को दोहराया। बटोगे तो कटोगे, अगर समाज बट गया तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। योगी के इस बयान की टाइमिंग बताती है कि उन्होंने यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उनका ये बयान उसी वक्त आया जब ओवैसी ब्रदर्स ने यूपी कूच का ऐलान किया। तय मानिए, यूपी के चुनावी रण में हिंदुत्व और सनातन धर्म का मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज हम यूपी चुनाव को लेकर तेज हो रही बयानबाजी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण अलग अलग राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। देशकाल में इन 3 बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण हम शुरू करने जा रहे हैं पहली स्टोरी के साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा, यह सवाल आज पूरे भारत को परेशान कर रहा है। एक बार फिर बंगाल की बाबरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आर पार के हालात बने हुए हैं। एक तरफ बाबर समर्थक मुस्लिम है तो दूसरी तरफ बाबर विरोधी हिंदू। पश्चिम बंगाल की विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने की बात क्या की, बवाल हो गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है, ऐलान कर दिया है 11 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, बंगाल की धरती पर बाबरी के निर्माण का विरोध करेंगे। तो जिस तरह से हिंदू संगठनों ने तय कर लिया है बाबरी की सोच को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, अगर कोई फिर बाबरी सोच की इमारत को खड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसे हर कीमत पर रोकेंगे। संकेत साफ है, भारत की धरती पर अब बाबरी का महिमा मंडन नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने अपील की तो इसके समर्थन में जबरदस्त तरीके से हवा बनने लगी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों से बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग
बंगाल की तरफ कूच कर चुके हैं। 11 फरवरी की सुबह तक कई सारे लोग मुर्शिदाबाद पहुंचने वाले हैं। बंगाल चलो का नारा अभियान बन चुका है। बाबरी विरोधी हिंदुओं ने कमर कस ली है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक माहौल गर्म है। बंगाल की तरफ जाते रास्तों पर भगवा की लहर है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से बताया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से लगभग 15,000 सदस्य, कार्यकर्ता और पदाधिकारी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं। सभी लोगों के हाथों में भगवा झंडा, फावड़ा और कुल्हाड़ी है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबरी के नाम पर पश्चिम बंगाल छोड़िए, भारत में कहीं भी एक ईंट तक नहीं रखने देंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बाराबंकी और लखनऊ समेत अलग अलग जनपदों से अलग अलग टीम के बंगाल रवाना होने की खबर है। ये रवानगी शुरू हो चुकी है। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर आर पार वाला माहौल है। एक तरफ हुमायूं कबीर अपने कार्यक्रम को लेकर डटे हुए हैं, कल से किसी भी कीमत पर बाबरी निर्माण शुरू करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन भी अड़े हैं। बाबरी निर्माण पर रोक लगाने की मंशा से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, और वो भी हाथ में फावड़ा लेकर। ऐसे में सवाल बड़ा है, करीब 14 घंटे बाद मुर्शिदाबाद में क्या होगा? हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को सुनिए, उनकी तैयारी और उनके तेवर को समझिए। और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। ये वहां से बैठ के जो बोल रहे हैं कि जो है उसके नाम पे मस्जिद बनाएंगे बाबर के नाम पे, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। कोई कितना भी विरोध कर ले, बंगाल में बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। चर्च बनाना वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है, तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। घड़ी की सुइयों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बंगाल की बाबरी को लेकर महासंग्राम का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ फावड़े हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है। प्रण बाबरी निर्माण रोकने का है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी निर्माण रोकने की बात करने वालों को हुमायूं कबीर ने धमकी दी है। आखिर मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर बड़ा बवाल होगा? इसके लिए सबसे बड़ा और नाजुक वक्त होगा सुबह के 10 बजे, जब एक साथ कुरान पढ़कर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाले हैं। लेकिन उसी ही वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहेंगे। बाबरी विरोध को लेकर लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर हिंदू संगठनों की तैयारी को दिखाते हैं। पोस्टर में लिखे शब्द बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। और अब वो मुर्शिदाबाद के लिए जब निकले हैं तो हाथ में फावड़े भी हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है उन्हें मस्जिद से नहीं बल्कि बाबर के नाम से बनाई जा रही मस्जिद से आपत्ति है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। एक तरफ हिंदू संगठन के लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कह रहे हैं, इसके विरोध में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर की भी तैयारी की बात सामने आ रही है, जिनकी तरफ से नई बाबरी की तस्वीर जारी कर दी गई है। और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुस्लिमों को एकजुट करने की अपील भी की गई है।
हुमायूं कबीर की तैयारी और तेवर भी ये इशारा दे रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। कोई मेरे को ऊपर पत्थर छुड़ेगी तो उनको मिठाई देंगी, पत्थर का जवाब पत्थर में ही देंगी। नई बाबरी मस्जिद को लेकर बनता मुर्शिदाबाद का माहौल ये बता रहा है बाबरी बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। टीएमसी के सामने जब से बाबरी का मुद्दा आया है उसका बैलेंस गड़बड़ा गया है। सबसे पहले यह मामला पिछले साल 6 दिसंबर को गरमाया था, जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था। उस वक्त हुमायूं टीएमसी के सदस्य थे। हंगामा बढ़ता देख टीएमसी ने हुमायूं कबीर से दूरी बना ली, बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन यह ऐसी फांस है जिससे टीएमसी चाहकर भी नहीं निकल पा रही है। अब हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में है। उनके निशाने पर बीजेपी विरोध के बहाने वो मुस्लिम वोटर है जो लंबे वक्त से ममता के खेमे में रहे। और अब यह समझना होगा कि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं जो सूबे के 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में हैं। तो 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुस्लिम वोटों को बांटना संभव होगा, आसान होगा, यह रणनीति अपनाई जा रही है। और कहना गलत नहीं होगा, हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति चमकाने के साथ बीजेपी की सियासत को भी धार देने का काम किया। 11 फरवरी की तारीख में मुर्शिदाबाद की कानून व्यवस्था संभालना बंगाल की टीएमसी सरकार के लिए तो बड़ी मुसीबत है। इसी के साथ उसके लिए अपने मुस्लिम वोटर्स को सहेजना भी बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी के तेवर ये बता रहे हैं बाबरी का मुद्दा वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। आपको इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान जरूर सुनना चाहिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। अब आप यूपी के मौलाना जर्जिश अंसारी को भी सुन लीजिए, जिन्होंने अयोध्या वाली पुरानी बाबरी को याद करके विवादित बयान दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। नई बाबरी मस्जिद का मुद्दा देश की चुनावी राजनीति को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है, और इसके संकेत साफ हैं। बंगाल के साथ यूपी चुनाव में भी इसका शोर सुनने को मिल सकता है। तो मामला मुर्शिदाबाद का है, जहां नई बाबरी निर्माण को लेकर के हंगामा शुरू हो चला है। तेवर देखने को मिल रहा है दोनों खेमों से ब्रेक का। लेकिन कुल मिलाकर
ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? मैं कह रहा हूं दोनों खेमों की तरफ से, और खास करके जिस बात को लेकर के जिद पर अड़ गए हैं यहाँ पर सांसद विधायक, उनको ये सोचना होगा कि जिस मुद्दे को लेकर इतनी लंबी बहस चली, कोर्ट की कार्रवाइयां चली, इतना विध्वंस देखने को मिला, सब कुछ हो गया, फिर उसी बात को आगे बढ़ाने की, छेड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? बिल्कुल मोनिश, देखिए कहते भी नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम पर ही सारा बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बात समझनी चाहिए, नेताओं को समझनी चाहिए, विधायकों को, सांसदों को, सबको समझनी चाहिए कि जिस पर ऑलरेडी इतना कुछ देखने को मिल चुका है, वापस से उसे क्यों, देखिए गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि वापस से वही बवाल देखने को मिलेगा। अभी जो आपने पूरा एनालिसिस किया उसमें ये साफ तौर पर झलकता है कि किस तरह से लोग जो है गुस्से में, एक तरफ हिंदू संगठन है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष है, और किस तरह से वो इससे लेकर आर पार आने की स्थिति में दिख रहे हैं, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ठीक किया जा सकता तो ठीक कीजिए, लेकिन इसे इस तरह से मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि लोग आपस में भिड़ने लग जाएं। बिल्कुल, अगली स्टोरी का रुख करते हैं। और जरा आप अपने आसपास देखिए, घर में सब साथ बैठे हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पति मोबाइल में है, पत्नी भी मोबाइल में है, बच्चे भी स्क्रीन में खोए हैं, कमरा भरा है लेकिन बातचीत बिल्कुल खाली है। अब सोचिए अगर यही हाल मंच पर बैठे किसी मंत्री को दिखे तो वो क्या कहेंगे? यही सवाल हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हम सबके सामने रख दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने मोबाइल फोन को डिब्बा कहा और खुद को मजाक मजाक में डिब्बा मंत्री बता दिया। लोग हंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन असली बात हंसी की नहीं है, सोचने की थी। एक ऐसे मंत्री जो देश में 5G, डिजिटल इंडिया और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वही मंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल हमें जोड़ नहीं रहा बल्कि हमें एक दूसरे से काट रहा है। सवाल यही है, क्या मोबाइल सच में हमारी जिंदगी आसान बना रहा है या हमारी सोशल बॉन्डिंग को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? इस पर पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। आज मैं देखता हूं मंच पे भी, मंच से नीचे पे भी, गाड़ी में भी, प्लेन में भी, कहीं भी देखो 5 लोग बैठे हुए रहेंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा। सब अपने डब्बे में कैद हैं, सब अपने डब्बे में मस्त हैं। अरे पति पत्नी भी बात नहीं करते, पति अपने डब्बे में, पत्नी अपने डब्बे में। रिश्ते कैसे बनेंगे? ये डब्बा, मैं डब्बा मंत्री हूं तो डब्बा का जितना इस्तेमाल हो मेरे लिए अच्छा है। और मैं कह रहा हूं कम से कम भोजन के समय में दिन में 1 घंटा जब परिवार के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, डब्बा को बंद करके रखो। ये कभी मत भूलना कि सबसे बड़ी पूंजी आपकी अपनी जिंदगी में आपके रिश्ते होंगे, और रिश्ते डब्बे से नहीं बन सकते, रिश्ते कंप्यूटर के आधार पर नहीं बन सकते। रिश्ते बनाने के लिए आपको निवेश करना पड़ता है, रिश्ते बनाने के लिए आपको समय गुजारना पड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान मध्य प्रदेश के चंदेरी में कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां वो अपने पिता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा और नए कॉलेज भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज वो जहां भी देखते हैं, मंच पर, मंच के नीचे, गाड़ी में या प्लेन में, अगर 5 लोग साथ बैठे हैं तो कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता, सब अपने अपने डिब्बे में बंद हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि पति पत्नी भी साथ बैठकर बात नहीं करते, पति अपने मोबाइल में और पत्नी अपने मोबाइल में रहती है। ऐसे में रिश्ते कैसे बनेंगे और समाज कैसे जुड़ेगा? इसी बात को हल्के मजाक में कहते हुए उन्होंने खुद को डिब्बा मंत्री कह दिया, क्योंकि वो संचार मंत्री हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक गंभीर बात भी कही है कि तकनीक जरूरी है, लेकिन अगर इंसान से इंसान की बातचीत खत्म हो जाए तो सोशल बॉन्डिंग टूटने लगती है। और यही वजह है कि उन्होंने लोगों से अपील की कि कम से कम भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें और परिवार के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव ही किसी भी समाज की असली ताकत होती है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने बिना मोबाइल देखे अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ खुलकर बातचीत कब की थी? सोशल बॉन्डिंग का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि एक दूसरे की बात सुनना, भावनाएं समझना और जुड़ाव महसूस करना होता है। लेकिन आज एक नया चलन सामने आया है, फबिंग, यानी फोन देखते हुए सामने बैठे इंसान को नजरअंदाज करना। पार्टनर कुछ कह रहा होता है लेकिन ध्यान स्क्रीन पर होता है, दोस्त सामने बैठा होता है लेकिन उंगली रील स्क्रॉल कर रही होती है। रिसर्च बताती है कि इस आदत की वजह से रिश्तों में झगड़े बढ़ते हैं, भरोसा कम होता है और लोग भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। मोबाइल आज वो काम कर रहा है जो कभी सामाजिक दूरी करती थी, इंसानों के बीच दीवार खड़ी करना।
और यही वजह है कि सिंधिया ने कहा कि रिश्ते और सोशल बॉन्डिंग मोबाइल से नहीं बनती, बल्कि समय देने और आमने सामने बातचीत से बनती है। सोशल बॉन्डिंग की ये कमी सबसे ज्यादा असर डाल रही है बच्चों पर। आज मोबाइल बच्चों के हाथ में खिलौनों की तरह है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा चुप रहेगा, लेकिन असल में बच्चा परिवार और समाज से कटता जा रहा है। शिक्षक और विशेषज्ञ बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल देखने से बच्चों की बोलने की क्षमता कमजोर हो रही है। वो बातचीत करने में झिझकने लगते हैं और टीम वर्क व दोस्ती जैसी सामाजिक स्किल्स नहीं सीख पा रहे। रिपोर्ट्स बताती है कि मोबाइल एडिक्शन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया बच्चों को असली रिश्तों से दूर कर रही है। बच्चे अनजान लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और परिवार से संवाद कम होता जा रहा है। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन इंसान पहले से कहीं ज्यादा अकेला हो चुका है। हम एक क्लिक में किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन पास बैठे इंसान से बात करने का वक्त नहीं निकाल पाते। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स आज एक बात पर जोर दे रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग, यानी लोगों के साथ असली आमने सामने का रिश्ता। सोशल बॉन्डिंग का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसका मतलब है परिवार के साथ हंसना, दोस्तों के साथ खुलकर बात करना, बच्चों के साथ खेलना और बड़ों की बात को ध्यान से सुनना। ये सब मोबाइल स्क्रीन के जरिए नहीं हो सकता। मोबाइल ने हमें दुनिया से जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें अपने लोगों से दूर कर दे तो ये तरक्की नहीं, नुकसान है। और शायद यही वजह है कि एक संचार मंत्री होते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमें रुककर सोचने को कहा, क्योंकि असली नेटवर्क 5G नहीं होता है। असली नेटवर्क होता है वो जो दिल से दिल को जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि समाधान क्या है? तो जवाब बहुत सीधा है, मोबाइल छोड़ना नहीं है, लेकिन सोशल बॉन्डिंग को प्राथमिकता देनी है। परिवार के साथ बैठकर खाना खाना है, दिन में कम से कम 1 घंटा मोबाइल को दूर रखकर देखें, बच्चों से खुलकर बातचीत करें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। दोस्तों और पार्टनर के साथ समय बिताते वक्त तो फोन साइड में रख दें ताकि रिश्ते मजबूत हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन ऐसा काम और ऐसा व्यवहार करके जाए कि लोग हमें हमारे रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव की वजह से याद करें, ना कि हमारी स्क्रीन टाइम की वजह से। मोबाइल एक डिब्बा है, काम का, जरूरी लेकिन सीमित। अगर हम उसी डिब्बे में बंद रहे तो सोशल बॉन्डिंग टूट जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस डिब्बे से बाहर निकलकर फिर से इंसान को जोड़ेंगे, या फिर हंसते हुए वही गलती दोहराते रहेंगे। यूपी के सीतापुर से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है, और इस हलचल का कारण कुछ बड़े बयान और घटनाएं हैं, जिनका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। चर्चा का केंद्र है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म और उसकी ताकत को लेकर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि अगर सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। साथ ही सीएम योगी ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने एक गंभीर संदेश दिया कि अगर समाज बंट गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। योगी का ये बयान न सिर्फ प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गर्म करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अगले साल के चुनावी रण में हिंदुत्व और सनातन धर्म का मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैसे भी योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार की राजनीति में खूब इस्तेमाल हुआ, और अब यूपी में फिर से ये बयान देकर योगी ने 2027 का भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। इसके बाद इसे लेकर यूपी में भी सियासत गरमाने का अंदेशा है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता दिख रहा। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी खुलकर योगी को चुनौती दे दी। अकबरुद्दीन ने मंच से कहा कि जो योगी को चैलेंज करेगा वो कहीं का नहीं रहता, लेकिन हम यूपी में आकर झंडा गाड़ेंगे। छोटे ओवैसी का यह बयान चुनावी लड़ाई के नए मोर्चे को जन्म देता है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अब यह साफ नजर आ रहा है कि ओवैसी परिवार भी अपनी सियासी रणनीति के तहत यूपी की सियासत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। आज हम यूपी चुनाव को लेकर तेज हो रही बयानबाजी का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में ये बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राज्य की राजनीति में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने लगे हैं, और ये आगामी चुनाव की दिशा और रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया। योगी ने कहा कि अगर सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। साथ ही योगी ने लोगों को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों से सावधान रहने की अपील की। अब यह बयान केवल धार्मिक मुद्दों तक सीमित तो नहीं है, बल्कि ये समाज की एकता और अखंडता की ओर भी इशारा करता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के जरिए विरोधियों को भी चुनौती दी और ऐसे नेताओं को असफल
करने की भी बात की, जो समाज में विभाजन और जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान में एक सशक्त हिंदुत्व की छवि को भी प्रमोट किया गया, जो हर चुनाव में बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। और यूपी जैसे राज्य में जहां धार्मिक और सामाजिक समीकरण अत्यधिक प्रभावी होते हैं, योगी का ये बयान बीजेपी के लिए एक चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो आगामी चुनाव में हिंदुत्व को प्रमुख मुद्दा बनाने की ओर इशारा करता है। बेशक यूपी के चुनाव की लड़ाई में अभी 1 साल बचा हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी हो रही है, क्योंकि AIMIM भी चुनावी हुंकार भर रही है और इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ यूपी का 20% विशेष वोट बैंक। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया, प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है। तो देशकाल में 3 बड़े मुद्दों का विश्लेषण हमने किया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे ये विश्लेषण। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार जुड़िए रात को 7:50 पर। देखिए देशकाल। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताइएगा। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नमस्कार।